नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत में सांप्रदायिकता का विकास। शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते आए थे, लेकिन किसी धार्मिक प्रसंग को लेकर कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद स्थिति बदल गई थी। उन्होंने अपना शासन स्थापित करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सांप्रदायिकता बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग की उपज है तथा जनसाधारण उसका वाहक बन जाता है। सांप्रदायिकता में पहले यह स्थापित किया जाता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग है। इसके बाद व्यक्ति अपने समुदाय को श्रेष्ठ मानने लग जाता है तथा दोनों समुदायों के हितों में विरोधाभास मानने लग जाते हैं। यह वातावरण अंत में द्वेष, घृणा तथा नफरत में बदल जाता है। भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या रहे? अंग्रेज़ों की नीतियाँ, इतिहास का पुनर्लेखन। अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन काल, जिसको हिंदू काल, मध्यकाल मुस्लिम काल और आधुनिक काल ब्रिटिश काल के अंतर्गत माना। अंग्रेज़ों के अनुसार प्राचीन काल में भारतीय आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उनकी भौतिकवाद में विशेष रुचि नहीं थी। वे जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे तथा अपने परलोक को सुधारना चाहते थे। इस कारण उन्होंने राजनीतिक विषयों पर भी ध्यान नहीं दिया तथा निरंकुश शासन के आदी रहे। अंग्रेज़ों ने मध्यकाल के मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार का काल कहा तथा यह स्थापित किया कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने मध्यकाल को अंधकार काल कहा तथा लिखा कि अंग्रेज ही भारतीयों को आधुनिक काल में लेकर आए हैं। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने इतिहास को हिंदू व मुस्लिम काल में बांटकर दोनों समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिश की। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, पृथक निर्वाचन, भारतीय समाज के विरोधों को सांप्रदायिक रूप देना। एग्जाम्पल, किसान वर्सेस जमींदार, पूंजीपति वर्सेस मजदूर। उसके बाद है रोजगार के अवसरों को प्रतिस्पर्धी बना देना। संयुक्त प्रांत में अंग्रेज़ों ने उर्दू के स्थान पर देवनागरी लागू कर दी। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद है धर्म सुधार आंदोलन। इस दौरान सभी समाज सुधारकों ने केवल अपने अपने धर्म की वकालत की, जैसे आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन, वहाबियों के दारुल इस्लाम की अवधारणा। राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक द्वारा शिवाजी व गणेश महोत्सव प्रारंभ किए गए। भारत माता का मानवीयकरण किया गया। राणा प्रताप तथा शिवाजी को राष्ट्रीय नायकों की तरह प्रस्तुत किया गया। अकबर व औरंगजेब को आक्रांता बताया गया। इससे दोनों समुदायों के बीच दूरियां बढ़ी। सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने हिंदू व मुस्लिमों के हितों में टकराव बताकर इन्हें 2 अलग अलग देश कहा। हिंदू महासभा तथा आरएसएस जैसे हिंदू प्रतिक्रियावादी संगठनों ने हिंदू हितों को अधिक प्राथमिकता देना प्रारंभ किया, जिससे समाज में तनाव की स्थिति आई। इसके विभिन्न चरण हैं सांप्रदायिकता के। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को संरक्षण प्रदान किया तथा मुस्लिमों को दूर रखा, लेकिन कालांतर में कांग्रेस की स्थापना तथा सर सैयद अहमद खां के प्रयासों के कारण अंग्रेज़ों ने मुस्लिम हितों को प्राथमिकता देनी प्रारंभ की। इसका प्रथम चरण है 1901 से 1910 तक। 20वीं सदी का प्रथम दशक भारत में सांप्रदायिकता के उदय का काल था। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा अपनी फूट डालो व राज करो नीति के तहत बंगाल विभाजन कर हिंदुओं व मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया। मुस्लिम लीग की स्थापना कर उसे कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया। पृथक निर्वाचन के माध्यम से दोनों समुदायों को और पृथक कर दिया। दूसरा चरण आता है 1910 से 1922। इस चरण में समझौतावादी रुख देखने को मिलता है। लीग द्वारा 1913 में राजस्व का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वराज का 1916 में लखनऊ समझौते में कांग्रेस व लीग एक दूसरे के साथ आई। यही कारण है कि कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया तथा असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की बड़ी संख्या राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गई। तीसरा चरण आता है 1922 से 1929। इस चरण में दोनों ही विचारधाराएं देखने को मिलती है। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पृथकतावादी नीतियां लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाता था।
स्वराज पार्टी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए थे। वामपंथियों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया। क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को उभारा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग का उदारवादी गुट हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। जबकि 1920-21 में केरल के मालाबार तट पर हुआ मोपल्ला विद्रोह, जो प्रारंभ में किसान व जमींदारों के बीच संघर्ष था, ने बाद में सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। 1920 से 25 में दिल्ली में बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। आर्य समाज के स्वामी श्रीधानंद सरस्वती की अब्दुल रशीद ने हत्या कर दी। 1925 में डॉक्टर बलीराम केशवराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की, जो हिंदू प्रतिक्रियावादी संगठन था। इसका चतुर्थ चरण आता है 1929 से 1937। 1930 में कवि इकबाल ने प्रथम बार अलग मुस्लिम देश की मांग की, जिसे 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। 1937 के चुनाव में सांप्रदायिकता और बढ़ गई थी। चुनाव से पूर्व यूपी में कांग्रेस व लीग का गठबंधन था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने लीग को सरकार में शामिल नहीं किया। लीग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं तथा इसकी जांच के लिए शरीफ समिति व पीरपुर समिति का गठन किया गया। इसके बाद अंतिम चरण है 1937 से 1947। 1939 में जब कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफे दिए तो लीग द्वारा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लीग द्वारा कांग्रेस का विरोध किया गया। संविधान सभा के चुनाव में जब लीग को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली तो लीग ने देश में दंगे करवा दिए तथा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। इन सब कारणों से अंततः सदियों से साथ रहते आए दो समुदायों को भारत व पाकिस्तान नामक दो देशों के रूप में विभाजित कर दिया गया। विभाजन के दौरान हुई हिंसा तथा मानवता का विस्थापन इसी बढ़ी हुई सांप्रदायिकता का परिणाम था, जिसने सामाजिक ताने बाने को बिखेर कर रख दिया था। अंग्रेजों की भारत में आर्थिक नीतियाँ, कुटीर उद्योग धंधों का पतन करना। 18वीं सदी का काल भारत में कुटीर उद्योगों के पतन का काल था। इस दौरान अंग्रेजों द्वारा ऐसी नीतियाँ अपनाई गई कि भारत में अनौद्योगिकीकरण हुआ। पतन के क्या कारण थे? कच्चे माल पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया तथा उसे ब्रिटेन के उद्योगों के लिए भेजा जाने लगा। इससे भारत में कच्चा माल महंगा हो गया तथा उससे निर्मित सामान की लागत अधिक आने लगी। इससे कुटीर उद्योग धंधों का पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारतीय कारीगरों से ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता था तथा उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। इससे परेशान कई बुनकरों ने अपने अंगूठे कटवा लिए थे। भारतीय उद्योग धंधे अभी भी परंपरागत तकनीकों का सहारा ले रहे थे, जबकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण नई तकनीक आ गई थी। अतः यूरोपीय उद्योगों का सामना लागत व गुणवत्ता की दृष्टि से लाभदायक होता था। भारतीय राजा महाराजा कुटीर उद्योगों में बनने वाले सामान के उपभोक्ता थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय शासक वर्ग का पतन हो गया था। अतः अब इस सामान का कोई खरीदार नहीं बचा था। भारतीय उच्च वर्ग इस सामान का उपभोक्ता हो सकता था, जिससे कुटीर उद्योगों का विकास होता, लेकिन उनमें भी अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार होने के कारण यूरोपीय वस्तुओं की मांग होने लगी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योग धंधों को संरक्षण नहीं दिया गया। इसके उलट ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे भारतीय उद्योग धंधे समाप्त हो जाए। परिणाम क्या हुए इसके? कुटीर उद्योगों के पतन होने से बेरोजगारी बढ़ी तथा लोगों ने गाँवों को तरफ पलायन किया, गांव से शहरों की तरफ पलायन किया, जिससे भूमि पर निर्भरता बढ़ी तथा भूमि की उपलब्धता कम होने लगी, जिससे भूमिहीनों की एक नई समस्या सामने आई। भूमि की कीमतें बढ़ने के कारण साहूकारों ने भूमि में निवेश करना प्रारंभ किया, जिससे ग्रामीण जीवन में साहूकारों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। भूमि में निवेश अधिक होने के कारण उत्पादन कार्यों में निवेश कम होने लगा। उत्पादन कार्यों में निवेश कम के होने के कारण आधुनिक उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो पाए। इससे गरीबी व बेरोजगारी की समस्या और बढ़ी।
अब भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनकर रह गया था जो कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का उपभोक्ता था। धन निष्कासन का सिद्धांत है, उसको पढ़ते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया नामक पर्चा प्रकाशित कर धन के निष्कासन के सिद्धांत में बताया। उनकी अन्य पुस्तकें हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वांट्स एंड मेन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रथम बार भारतीयों में प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा दिया जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। आर सी दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस सिद्धांत को बताया था। कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत पर चर्चा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इस मुद्दे को उठाया था। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अंग्रेजों द्वारा जो धन भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था उसका भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिलता था, अर्थात धन का एक पक्षीय प्रवाह हो रहा था। धन निष्कासन के विभिन्न रूप के बारे में चर्चा करते हैं। गृह व्यय COD तथा BOC के सभी खर्चे भारत से भेजे जाते थे तथा 1857 की क्रांति के बाद इंडिया हाउस के सभी खर्चे भारत से लंदन भेजे जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाता था। कंपनी के विदेशी कर्जे का भारतीय राजकोष से भुगतान किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार के वे कर्मचारी जो भारत में काम करते थे उन्हें वेतन व पेंशन भारतीय राजकोष से दिए जाते थे। सभी प्रकार के सैनिक व गैर सैनिक खर्चे भारतीय राजकोष द्वारा दिए जाते थे। अंग्रेजों ने भारतीय खर्चे पर एक बड़ी सेना का गठन कर रखा था जो साम्राज्य के हितों के लिए कार्य करती थी। भारत सरकार के लिए सभी प्रकार का सामान ब्रिटेन से मंगवाया जाता था। भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को घाटे का भुगतान किया जाता था तथा उन्हें ब्याज का भी भुगतान किया जाता था, जैसे कि रेलवे। कंपनी के कर्मचारी भारत में व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे तथा 1813 के बाद अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार की छूट दी गई, अतः धन का निष्कासन और तेज गति से बढ़ा। भारतीय राजा महाराजा तथा नवाबों द्वारा अंग्रेज अफसरों को उपहार दिए जाते थे और दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ये 1867 के सम्मेलन में कहा था। अब धन निष्कासन के दुष्परिणाम क्या रहे? धन निष्कासन से भारत में पूंजी निर्माण नहीं हो पाया, जिससे बचत की कमी हो गई तथा इससे उद्योग धंधों में निवेश नहीं हो पाया। उद्योग धंधे बंद हो गए। अंग्रेजों ने अधिक धन कमाने के लिए भारतीयों का अधिक आर्थिक शोषण किया। इसके लिए भू राजस्व में वृद्धि की जाती थी, जिससे कृषि का विकास नहीं हो पाया। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। भारतीय धन ने ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया तथा इसके परिणाम स्वरूप भारत में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांव आत्मनिर्भर होते थे। किसानों द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया। इसके निम्न कारण थे: भू राजस्व की ऊंची दर, भू राजस्व की कठोर वसूली और भू राजस्व को नकदी के रूप में लेना। अंग्रेजों के आने से पहले भू राजस्व खाद्यान्न के रूप में लिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नकदी के रूप में लेना शुरू किया। अतः किसान ऐसी फसलों का उत्पादन करने लगे जो बाजार में जल्दी से जल्दी बिक सके, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, नील। इसे ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। इसके क्या प्रभाव रहे? खाद्यान्न फसलों में कमी होने से देश में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। नकदी फसलें भूमि की उत्पादकता के लिए अधिक लाभदायक नहीं थी, अतः सूखा हुआ अकाल जैसी समस्याएं आने लगी। भू राजस्व में नकदी में लिए जाने से महाजनी प्रथा को बढ़ावा मिला। भारतीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गई थी, अतः अब उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव को झेलना पड़ता था। अंग्रेजों ने कृषि में तकनीक लाने का प्रयास नहीं किया, कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा नहीं दिया गया तथा कृषि को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। भारतीय कृषि मंडियों से जुड़े, जिससे
उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ तथा यह राजनीतिक चेतना गांव तक पहुंची। फिर है अंग्रेजों की आर्थिक नीति के विभिन्न चरण कौन कौन से थे। रंजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को 3 भागों में बांटा है। वाणिज्यवादी साम्राज्यवाद 1764 से 1813, मुक्त व्यापार नीति 1813 से 1858 और वित्तीय साम्राज्यवाद 1858 से 1947। वाणिज्यवादी साम्राज्यवादी, इस चरण में अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने से रोका गया तथा भारतीय व्यापारियों के अधिकार सीमित कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया तथा भारत के कच्चे माल पर अपना कब्जा कर लिया ताकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को गति मिल सके। उसके बाद मुक्त व्यापार की नीति, इसके तहत 1813 तक औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को बेचना था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त अन्य अंग्रेजी कंपनियों को भी भारत में व्यापार की छूट दी गई। मुक्त व्यापार नीति के तहत करों को कम कर दिया गया, लेकिन करों में दी गई यह छूट एक पक्षीय थी। भारत से इंग्लैंड जाने वाले कच्चे माल तथा इंग्लैंड से तैयार माल भारत आने पर कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन भारत से निर्मित सामान जो ब्रिटेन में निर्यात किया जाता था उस पर अत्यधिक कर लगा दिए गए थे। फिर है वित्तीय साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड व्यापारियों पर अत्यधिक धन जमा हो चुका था। इंग्लैंड में उसके निवेश पर संभावनाएं समाप्त हो गई, अतः अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि यह निवेश ऐसे उद्योगों में होना चाहिए जो ब्रिटिश उद्योगों को टक्कर न दे। अतः रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, चाय के बागान, नील की खेती में निवेश किया गया। यह उद्योग ब्रिटिश उद्योगों के सहायक के रूप में उभरे। रेलवे के विकास के कारण कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने तथा ब्रिटेन के तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने में सरलता हुई। कुल मिलाकर अंग्रेज़ों ने अपना खुद का ही भला चाहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।